नमस्कार, मैं हूं रूबी और आज मैं हाजिर हूं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिन्होंने फिल्म धुरंधर में बाबू डकैत का रोल किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एनएसटी से पास आउट किया है और इन्होंने तमाम नाटक लिखे हैं, 15 से ज्यादा नाटक लिखा है, जिसके लिए इन्हें संगीत नाट्य अकादमी की तरफ से 2023 में अवार्ड मिला है। इससे पहले भी इन्हें 2003 में संगीत नाट्य अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इन्होंने 20 से ज्यादा नाटकों को डायरेक्ट किया है और वर्तमान में ये एनएसडी में स्टूडेंट्स को आधुनिक भारतीय रंगमंच पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आसिफ अली खान। थैंक यू रूबी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि धुरंधर के बाद जिंदगी कितनी बदल गई है आपके लिए? जिंदगी तो खैर क्या ही बदलेगी, जिंदगी बहुत कुछ तो नहीं बदली है। जी जी। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अभिनेता हैं, सो जिंदगी तो अभिनय पढ़ने पढ़ाने के इर्द गिर्द ही है। बट हाँ, जो बदलाव आया है वो ये है कि ये जो सिनेमा का जो प्रभाव होता है एंड सिनेमा की जो अपनी पॉपुलैरिटी होती है उसका एक बहुत एक नई बात हो रही है जिंदगी में, जहाँ लोग अब आपको पहचान रहे हैं। और मेरा जो जिसको कहा जाए इंस्टा अकाउंट है वो बहुत सारे डीएम और बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे रिक्वेस्ट के साथ भरा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप उसको पूरी तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, लोगों ने पसंद किया, लोगों को बहुत पसंद आया रोल। तो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खूब पसंद किया इस रोल को। खूब ये वायरल भी हुआ है, मीम भी बन रहे हैं इसको लेकर के, तो अच्छा लगता है। सर, धुरंधर में आपने बहुत ही जो एक्टिंग किया, ऐसा लग रहा है कि बहुत नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं आप। तो आपने ये रिसर्च कहाँ से किया था? आपको डायरेक्ट ने कैसे ब्रीफ किया था? उसमें आपने कितना इम्प्रोवाइजेशन लगाया अपना? तो क्या था, पूरा थोड़ा विस्तार से ऐसा कोई सच रिसर्च तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, जो कैरेक्टर है, जो बाबू डकैत है, उसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री से थोड़ा परिचय, ऑफ कोर्स पहले रोल करने से पहले उससे परिचय किया गया। दूसरा जो इसमें अच्छी बात ये थी कि आदित्य धर जो इस सिनेमा के डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत क्लैरिटी थी अपने विषय को लेकर के। और जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी और उसमें ही जो उन्होंने ब्रीफ किया तो बहुत एक्साइटिंग था और एक्साइटिंग प्रिपरेशन था। एंड वहीं पे उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया था साथ काम करने का। एंड वहीं पे सारे एक्टर्स को ब्रीफिंग एक तरीके से दी गई थी, तो वो बहुत मेजर ब्रीफिंग थी जी। उसी को लेकर के हम लोग चले सिनेमा में एंड उसी को डिलीवर किया जी। तो आप सर, आपको इस रोल के लिए अप्रोच कैसे किया गया था? ऑडिशन नहीं हुआ था, मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग कंपनी से मेरे पास फोन आया था और उस समय मैं लखनऊ में था, बीएनए में प्रोडक्शन कर रहा था, बीएनए रेपेट्री के साथ। तो उनका रिक्वेस्ट आया, उन्होंने बार बार मुझे फोन करके कहा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन के अपने बारे में जस्ट एक वो एक प्रेजेंस देखना चाहते थे। एंड मुकेश चूंकि हम लोगों के बहुत पुराने मित्र हैं, मुकेश हम लोगों के काम को मुकेश ने देखा भी है, जानते भी हैं मुकेश, तो वो एक बड़ा रेफरेंस था। तो मैंने जस्ट एक इमीडिएटली उस समय एक जस्ट अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में कुछ बोल करके उनको भेजा। एंड उसी शाम 2-3 घंटे बाद मेरे पास उनका मैसेज आया, फोन आया कि आप अपनी डेट फ्री रखो, आप इस फिल्म में हो जी। सो ये सिलेक्शन की यही प्रक्रिया थी। एज एन एक्टर आप इस रोल को करके कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस फिल्म की खास बात यही है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप देखिएगा छोटे सीन, छोटे कैरेक्टर, बड़े कैरेक्टर, अगर वो सिनेमा में उसका प्रेजेंस है तो उसका इम्पोर्टेंस है जी। एंड उस इम्पोर्टेंस को डायरेक्टर ने बहुत तवज्जो दी है एंड उसको ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि वो स्टार की बड़ी छाया के पीछे वो दब जाए, बिल्कुल नहीं दबाया है। अगर आप बाबू डकैत के कैरेक्टर को देखिएगा तो आप देखिए किस तरीके से उसकी एंट्री प्लान की है। इस तरह के छोटे एक्टर्स को एंट्री कहाँ मिल पाती है, बट इस सिनेमा में बाकायदा उसकी एंट्री दी गई है, क्योंकि आदित्य धर को मालूम है कि ये सीन उस बाबू डकैत का सीन है। एंड फिर बाबू डकैत के रेफरेंसेस उस सिनेमा में बार बार आ रहे हैं। सो बाबू डकैत को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है और अच्छे से एस्टेब्लिश करना जरूरी है। सो ये समझ, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और बड़ा अच्छा लगा ये सिनेमा देख करके और करके कि शायद इस सिनेमा के बाद
ये जो लेखनी है और सिनेमा जो है, और सिनेमा में ये जो छोटे कैरेक्टर, छोटे सीन्स हैं, उसके इम्पोर्टेंस को भी डायरेक्टर समझेंगे और हिंदी सिनेमा समझेगा, जी क्योंकि उसी से मिल करके कोई एक बड़ा किरदार खड़ा होता है। जी सो अगर बाबू डकैत नहीं खड़ा होता है तो रहमान डकैत भी नहीं खड़ा हो नहीं पाएगा। इसलिए बाबू डकैत का सिग्निफिकेंस है, और डायरेक्टर ने उतनी ही शिद्दत से उसको ट्रीट किया है जितना वो रहमान डकैत को कर रहा है। जी वो बिल्कुल कहीं उसमें कोताही नहीं है। जी जी। तो एज अ डायरेक्टर आदित्य धर कैसे हैं, कितनी लिबर्टी देते थे आप लोगों को सेट पर कैसा माहौल होता था? मैं किसी को अभी 2 दिन पहले कह रहा था कि इज अ वेरी गुड फ्रेंड। जी आदित्य धर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे आप मिल करके, आप जिनको अपनी जिंदगी में, चाहे आप एक काम कीजिए, चाहे आपकी एक मुलाकात हो, आप उनको भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेंगे। वो जी इतने अच्छे इंसान हैं, हम्म, और ज़हीन है, पढ़े लिखे इंसान हैं, और जो उनका काम है उस काम के प्रति अद्भुत डेडिकेशन, अद्भुत कमिटमेंट एंड बिलीव है। जी सो ये धुरंधर बनाते हुए उनका बिलीव बहुत तगड़ा बिलीव है। हम्म, एंड एक्टर्स के साथ ही इज वेरी कॉर्डियल, वेरी फ्रेंडली। छोटा एक्टर, बड़ा एक्टर, सबके साथ आदित्य धर ने पर्सनल टाइम दिया है, पर्सनल समय बिताया है। हम्म, सो अगर एक छोटा किरदार भी है, वो किसी एक सीन में आ रहा है, तो आदित्य धर ने उसको भी स्पेस दिया है, उससे भी पर्सनल बात की है, पर्सनल ब्रीफिंग दी है। सो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, वो इमिडिएटली एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा कर देती हैं, और हर एक्टर, इसीलिए आप देखिएगा इस सिनेमा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जी। धुरंधर का जो आइकॉनिक वो चेजिंग सीक्वेंस है, जिसमें आपको एक तरफ से उजैर बलोच जो है वो फॉलो कर रहा होता है, उसके साथ हमजा होता है, हम्म। तो उसमें जो सीन जब वो शूट हुआ, वो कैसे शूट हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि डायरेक्टर की तरफ से आपको क्या कहा गया था कि कैसे करना है? ये था, ये हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, थाईलैंड के अंदर ये शूट हुआ है एक लोकेशन पे। जी मतलब जिसको कहा जाए कि एक लोकेशन था, एक पूरा एक मार्केट को इन्होंने अपने तरीके से लियारी बना रखा था, एंड जी उसी के लेंस में हमने इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को शूट किया है। सो सीन में क्या करना है और क्या हो रहा है, ये ब्रीफिंग है। हम्म, एंड उस सीन में आप देखिएगा, चूंकि चेज हो रहा है और कैमरा भी आपके साथ भाग रहा है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि सामने कैमरा आप खड़े होकर के आप ले रहे हैं। सो उसकी प्लानिंग डायरेक्टर एंड जो सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी, हमें ब्रीफिंग थी, एंड थोड़ी उस सीन में लिबर्टी थी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो करें। सो जो कुछ आप एक्शन देख रहे हैं, वो उस एक्शन की थोड़ी ब्रीफिंग है एंड थोड़ा उसमें इम्प्रोवाइजेशन है। जी सो उस पूरे सीन में आप देखिएगा किस तरह के छोटे छोटे आपको इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेंगे, तो वो लिबर्टी दे रहे थे आदित्य धर। जी। तो आपके साथ एक तरफ हमजा, एक तरफ अक्षय खन्ना और मतलब रहमान डकैत, और दूसरी तरफ और बाकी सब, तो आप तीनों में किस तरह की बातें चल रही थी, कैसे इंटरेक्शन हो रहा था ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा? ऑफ द कैमरा जो मेरे चूंकि सीन एक छोटा सा सीक्वेंस है जो कि जिसमें अक्षय हैं, और एक सीक्वेंस है जिसमें कि रणवीर जैसे अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बोथ द एक्टर्स आर वेरी गुड। रणवीर इज फंटास्टिक, इज मतलब आप उनके साथ काम करते हुए कभी आपको एहसास नहीं होता है कि सच अ बिग एक्टर एंड सेलिब्रेटेड एक्टर। हमारे दौर के वो बहुत ही सेलिब्रेटेड एक्टर हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। बट जब आप उनके साथ करते हैं, मैं तो नो वन था इंडस्ट्री के लिए, हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंडस्ट्री के लिए, मतलब हम हैं कौन, हम कुछ भी नहीं है इंडस्ट्री में, बट उसके बावजूद एक इतना बड़ा एक्टर जब आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, वो सीक्वेंस जहाँ मेरा क्लोजअप लगा हुआ है, वहाँ रणवीर सामने बैठ करके, उनको मालूम है कि उनके ऊपर कैमरा नहीं है, बट वो ऑल द टाइम जब तक वो शॉट चल रहा है वो बैठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने को एक्टर को, अपने एक्टर को क्यों देना है, एंड वो करेक्ट जिसको कहा जाए इमोशन मुझे उसको देना है। एंड ये इतना अपने आप में सुखद होता है, इतना अपने आप में आपको एक तरीके से और हिम्मत देता है और अच्छा करने की हिम्मत देता है। सो रणवीर के साथ अच्छी बात ये रही कि रणवीर
सिनेमा को अपना सिनेमा समझ रहे थे, सिनेमा को ओन कर रहे थे और दूसरों को सीन को भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे वो बेहतर हो ताकि बेहतर सिनेमा हो सके। ये ऑलवेज अप्रोच था। अक्षय का भी अप्रोच ऐसा ही है। अक्षय अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड है एंड वो अपने जोन में रहते हैं जब वो शॉट से पहले आप देखिएगा कि एक एक्टर का कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे वो अपने कैरेक्टर की दुनिया में रहता है। सो उस समय तमाम डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाना और हटा करके अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना, इतनी भीड़ भाड़ में सॉलिट्यूड को पाना, ये अक्षय की खास बात है जो सीखना चाहिए एज एक्टर। थोड़ा पीछे चलते हैं कि आप छपरा से आते हैं, तो कितना छपरा आपके अंदर है? आई मीन कितना बिहार, पटना ये सारी चीज़ें हैं, कितना है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरा घर जो है वो छपरा और खैरा करके एक छोटा सा स्टेशन है। जी। खैरा से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है हम्म। और छपरा से कुछ 9-10 किलोमीटर पड़ता है, 8-9 किलोमीटर। तो गाँव का नाम मेरे गांव का नाम बरपूरा है, जी। भरनपुरा भी उसको लोग कहते हैं। मेरे बचपन का कुछ समय वहां बीता और फिर गांव पे आना जाना। सो ये जो गांव की जिंदगी है, जो गांव की दुनिया है, वो मुझे मेरे अपने गांव से मिल रही है, मुझे अपने छपरा और उस इलाके से मिल रही है। दूसरा ये कि भोजपुर का इलाका है, भोजपुरी लोग बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं। हाँ, उनके अंदर बहुत जबरदस्त का एक्सप्रेशन है, जबरदस्त का ह्यूमर है, ह्यूमर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर है। जैसे कि सो मतलब थोड़ा सा बात को सीधे नहीं बोलेंगे, बात को थोड़ा सा घुमा करके बोलेंगे। हाँ, बात थोड़ी सी थोड़ा सा ट्विक करके बोलेंगे, थोड़ा सा घुमा करके बोलेंगे। वो उसका एक अपनापन है, उसका अपना खाना पीना है। सो उससे बहुत कुछ मिला, उस छपरा की जमीन से, उस बिहार मतलब खैरा और बरपुरा की जमीन। दूसरा मेरा जीवन का एक हिस्सा मुजफ्फरपुर जैसे इलाके में बीता। अगेन कल्चरली बहुत रिच इलाका, जो मिथिला का इलाका पड़ जाता है, पूरा मैथिली प्रदेश। सो वहाँ का बहुत सारा कुछ, मेरी स्कूलिंग शुरुआती वहाँ की हुई एंड जो कॉलेज और थिएटर का जो दुनिया मेरी रही वो पटना की दुनिया है। सो बिहार मेरे अंदर बहुत है और चूंकि घर में हमारे लिखने पढ़ने और लिटरेचर का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो कई बार हमारी भाषा से पता नहीं चलता है कि मैं बिहार का हूँ या यूपी का हूँ। चूंकि जबान थोड़ी सी साफ रही उस तरीके की, मतलब वो जो बिहार का जो अपनापन है, चूंकि अभिनय में था ना, नाटक में था, इसलिए वो थोड़ा सा बातचीत में कई बार वो झलकता नहीं है। बट जब अपनी दुनिया में होते हैं और अपने मी टाइम में होते हैं तो बहुत बिहार बहुत ही है। सो मेरे लिखने में, मेरे अभिनय में उस बिहार का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसको कभी उस तरीके से सोचा नहीं कि वो क्या बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत है। राइटिंग में मेरे बहुत है। मैटरनल फैमिली में लिटरेचर था और मेरे मामा वगैरह थिएटर करते थे, नाना मेरे राइटिंग करते थे। मेरी नानी बहुत फ्यूरियस रीडर थी, वो पढ़ती थी, उसको उर्दू का अखबार भी चाहिए, उसको हिंदी का अखबार भी चाहिए। वो नॉवेल पढ़ती हुई मेरी नानी। मेरी माँ पढ़ती थी बहुत, अब तो उसने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है, बट एक टाइम में बहुत पढ़ती थी। और हमारे घर में हमने भी जब बचपन में जब पढ़ना शुरू किया तो हमारे हाथ में अच्छा लिटरेचर हाथ आया। सो अगर हम बचपन की कहानी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, हम बचपन में कहानी सुन रहे हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला की कहानी सुन रहे हैं। सो इस तरह के परिवेश में बचपन बीता। पिता हमारे ऑफ कोर्स किसान परिवार और गांव के पहले एमए थे। मेरे गांव में उससे पहले कोई एमए नहीं था। मेरे फादर जो है पहले एमए थे एंड रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, जॉब में थे। सो मैं उनका बेटा और अपने मामा और अपनी माँ का बेटा। सो मामा और माँ और नानी नाना, इनकी फैमिली लिटरेचर की, पिता की फैमिली खेती किसानी वाली। हाँ, सो बट पढ़ने की भरपूर इच्छा वाली। सो इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के मिलन से एक तरीके से मैं खड़ा हुआ। सो मेरे अंदर गांव की भी सेंसिबिलिटी है, मुझे गांव बिल्कुल एलियन नहीं लगता है। मैं अभी भी गांव में जाकर के आराम से रह सकता हूँ, जिंदगी जी सकता हूँ और मुझे दिल्ली भी एलियन नहीं लगता है।
तो थिएटर आपने करना कब शुरू सो मैंने थिएटर एक्चुअली शुरू किया, मेरा जो रेगुलर और एक्टिव थिएटर शुरू हुआ है वो 89 से शुरू हुआ है, जब मैं पटना आ गया। उससे पहले मैं थिएटर शुरू कर चुका था मुजफ्फरपुर में, और पहले साल तो पिता को लगता रहा कि ऐसे ही शौक शौक में कर रहा है, लेकिन जब से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ये जब लगातार कंटिन्यू होने लगा, देन मेरे पिता को लगने लगा कि ओके अब ये इसी तरफ जाएगा, अब ये कुछ और करेगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि अगर अच्छे से थिएटर करना है देन गो टू पटना एंड गो टू एनएसडी। तब मैं पटना आया, आकर के पटने में अपने मामा उमा इन लोगों के साथ करना शुरू किया थिएटर, एंड फिर वहां से 1997 में मैं एनएसडी आ गया, और फिर एक थिएटर का, एक प्रोफेशनल थिएटर का एक दौर शुरू हुआ। 97 तक एमेच्योर तरीके से मैं कर रहा था, जहाँ हर शाम को हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और नाटक कर रहे थे। ऐसे मेरा थिएटर में आना हुआ। और सर लेखन का कब शुरू हुआ? लेखन, तमाम 15 नाटक लिखे हैं। लेखन मेरा शुरू हुआ, मैं एक्चुअली राइटर था नहीं, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था जी। बट एनएसडी आने के बाद, जब एनएसडी में हम लोग सेकेंड ईयर में थे, तो हमारे साथ बंसी कौल एक प्रोडक्शन कर रहे थे जी। और वो गुजरात में हम लोग थे, और गुजरात में वो नाटक खेला जाना था, होना था, तैयार वहीं होना था। राजेश जोशी उसके स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जो हिंदी के बड़े कवि हैं। बट समहाउ राजेश जोशी के मदर की तबीयत खराब हो गई थी, और राजेश जोशी उसको लिख पाने में अक्षम थे, नहीं लिख पाए, और कुछ नाटक के 2-3 पन्ने आए थे, और हम वहां पहुंच गए थे, नाटक का रिहर्सल शुरू हो गया था, एंड देन संकट ये आया कि अब नाटक होगा कैसे, नाटक ही नहीं है। फिर बंसी कौल ने बैच के लोगों से पूछा और उनसे बात की, एंड पता नहीं मेरे बैच को क्या लगता था, मेरे बैच के सारे लोगों ने एक स्वर में मिलकर कहा कि आसिफ लिखेगा। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, कैसे देखा, आई डोंट नो, मेरे बैच के लोगों को भी शायद नहीं पता होगा, बट कुछ था। एंड वहां मुझे बंसी कौल ने कहा कि यू हैव टू राइट। मुझे पहले हैरानी हुई, मैं सरप्राइज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे लिखूंगा, बट उनका जो कॉन्फिडेंस था और उनका जो बिलीव था, उस बिलीव की वजह से मुझे लगा कि ओके लेट मी गिव इट ए चांस, और मैंने लिखना शुरू किया। एंड वो मेरा पहला नाटक था, दूर गांव की भली औरत। वो ब्रेख्त के एक नाटक का एडेप्टेशन था गुजराती परिवेश में, एंड वहां से एक तरीके से लिखना शुरू हुआ। फिर रॉबिन दास के लिए लिखा, नामदास का पोथा, फिर बंसी कौल के लिए एक और नाटक लिखा था, मस्त कलंदर, एंड देन पहला ओरिजिनल नाटक मैंने एनके शर्मा के लिए लिखा। वो एक 40-45 मिनट का एक नाटक था, उसका नाम हम लोगों ने रखा था, स्वानंद किरकिरे का उन दिनों मशहूर गाना था, बावरा मन देखने चला एक सपना। सो नाटक का भी नाम हम लोगों ने यही रखा। सो वो मेरा पहला ओरिजिनल नाटक था, एंड उस नाटक से मुझे कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है नया ओरिजिनल लिखने की, एंड फिर मैं ओरिजिनल लिखने लगा। उसके बाद बहुत सारे नाटक हैं। सो मैंने जो ओरिजिनल नाटक लिखे हैं वो 17-18 नाटक होंगे। जो मेरे एडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन का वर्क है वो करीब 20-25 है। तो कुल मिलाकर के लगभग 35-40 के आसपास, दोनों अगर मिला दिया जाए तो नाटक हो जाते हैं जी। और डायरेक्शन का कब शुरू हुआ? डायरेक्शन जब मैं पटने में हूँ तब से पहली बार वही डायरेक्ट किया था। अंधेर नगरी चौपट राजा नाम का एक नाटक था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, वो मेरा पहला डेब्यू नाटक था। उसके बाद छोटे मोटे अपने तरीके से ग्रुप थिएटर में करने लगा। यहाँ आने के बाद मैं एक्टिंग में मैंने डिप्लोमा किया, एक्टिंग में मेरी पढ़ाई हुई, बट बाहर निकल के जो अपना थिएटर ग्रुप था वहाँ डायरेक्ट करने लगा। फिर पिछले 7-8 सालों से एनएसडी में पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारे नाटक लिखे और डायरेक्ट किए। सो स्टूडेंट के लिए बहुत सारे नाटक मैंने किए। आपने एक्टिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन एक्टिंग में रियल में आप नहीं उतरे, पिक्चरों में बहुत देर से आप आए, ऐसा क्यों? एनएसडी से निकलने के बाद रिपेटरी कंपनी में आ गया। एनएसडी रिपेटरी कंपनी, थिएटर कर रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा टीचिंग करने लगा, एंड टीचिंग के साथ थिएटर करता रहा। सो मैं एक्चुअली अपनी जिंदगी में पास आउट होने के बाद से बहुत ऑक्युपाइड रहा। राइटिंग मेरे पास बहुत रही, मैं बहुत लिखता रहा। तो एक्चुअल में मैं कहूँ तो सच में मेरे पास बहुत ज्यादा समय होता नहीं है। मैं अर्ली राइजर हूँ, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। सो मुझे सुबह 4 बजे उठ करके लिखना है, मुझे पढ़ना है कुछ नया, फिर बच्चों को पढ़ाना है, उनके साथ कुछ करना है,
फिर वापस शाम को रात को घर पहुंचना है, थोड़ा आराम करना है। सो मैं कई बार अतिशयोक्ति की तरह, कई बार मुझे भी यकीन नहीं होता है, कई बार बहुत लंबा लंबा समय हो जाता है जब मैं 4-5 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ। सो 8 घंटे की नींद क्या होती है, 8 घंटे की नींद मैंने कब ली, वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लंबे लंबे समय के बाद 8 घंटे की नींद मिलती है। सो एक तो व्यस्तता बहुत रही, तो मैं उस तरीके से सिनेमा की तरफ कि लोग क्योंकि आप जब तक आप सिनेमा की जगत में जाएंगे नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं, कोई कास्ट करेगा आपको। जी। हाँ, बट समहाउ मैंने थोड़ा सा रिची मेहता के साथ काम किया, डेली क्राइम, पोचर, और जी। रिची की जो पहली फिल्म जो इंडिया में शूट की थी अमाल, उसमें था। एंड समहाउ रिची के साथ मेरा रिची को मैं अच्छा लगा, एंड मुझे भी रिची अच्छे लगते हैं। तो उनके जितने काम हुए उसमें किसी न किसी रूप में मेरी भागीदारी रही। ओचर में थे आप? ओचर में मैं था, पुलिस। मैं डेली क्राइम 1 जो रिची ने डायरेक्ट किया उसमें, अभी जो रिची की जो नई फिल्म आने वाली है उसमें भी मेरी एक भूमिका है, जी। जो इस साल संभवतः आ जाने की उम्मीद है, आ जी। जाएगी। जी। उसका डबिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह हो गया है, पोस्ट प्रोडक्शन में है वो फिल्म। जी। सो इस साल मिड तक आ जाएगी। सो इस तरीके से सिनेमा में आना हुआ, तो सिनेमा थोड़ा कम आया मैं, बट ऐसा नहीं है, मैं सिनेमा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत मजेदार मीडियम है, और आपका रीच बहुत है, लोगों तक आप जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जो आप अपना काम पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंच पाता है। जी। सो ऑफ कोर्स मैं सिनेमा करना चाहूंगा। धुरंधर पार्ट 2 में आपको दर्शक देख पाएगा कुछ फ्लैशबैक टाइप में, कुछ ऐसा? संभवतः नहीं। जी। मेरी भूमिका धुरंधर पार्ट 1 में थी, और मैंने वो अपनी भूमिका निभाई, और वो भूमिका समाप्त हो चुकी है। सो धुरंधर पार्ट 2 में मैं तो नहीं नजर आऊंगा, लेकिन बाकी आपको अभिनेता नजर आएंगे। और जिस अभिनेता से मैं बड़ा मुतासिर हूँ, मैं बड़ा प्रभावित हूँ, वो है रणवीर सिंह। सो मैं उनके लिए बहुत सारे वेल विशेज हैं मेरी तरफ से, एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि रणवीर बहुत अच्छा करेंगे, एंड बहुत सराहना मिलने वाली है रणवीर को धुरंधर पार्ट 2 में। जी। सो ही इज फैंटास्टिक, ही इज अनदर रणवीर, आपको एक दूसरा रणवीर आपको नजर आएगा धुरंधर 2 में। वेरी गुड सर। अंत में एक सवाल, इतनी जो ये फिल्म है धुरंधर, वो इतनी बड़ी हिट होगी, क्या इसका अंदाजा था डायरेक्टर को, एक्टर से, किसी भी कास्ट को? इतनी बड़ी होगी हिट, इसका अंदाजा पता नहीं, बट हिट होगी ये अंदाजा था। जिस दिन मैं पहली बार आदित्य धर से मिला हूं, जिस दिन पहली बार ब्रीफिंग हुई है, उसी मिनट पे हमें मालूम है कि दिस इज गोइंग टू बी अ हिट फिल्म। हाँ, अब वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी ये शायद अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाजार है, बाजार बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग फैक्टर होते हैं, कोई एक चीज इस फिल्म को गिरा सकती है। सो बट तमाम चीजें एक तरीके से आप देखिए कि सारे ग्रह नक्षत्र एक जगह आकर के बैठे। हाँ, बट ईमानदारी बहुत थी, पैशन बहुत था, और सच्चाई बहुत थी। चूंकि इस फिल्म में एक सच्चाई है, चाहे वो अभिनेता की हो, डायरेक्टर की हो, प्रोड्यूसर की हो, कैमरामैन की हो, कॉस्ट्यूम की हो, मेकअप की हो, कोरियोग्राफी, डांस, सिंगिंग की हो, आप देखिए एक तरह का ट्रूथ आपको इस सिनेमा में नजर आएगा। तो जब इतने सारे सच एक जगह मिल जाते हैं तो उसको ब्लॉकबस्टर होना ही था। सो बहुत सारे सच इसमें एक जगह मिले, बहुत सारे अच्छे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं इस फिल्म में। जो आपने पहली बार उस सीन में जब आप जाते हैं और गौरव घेरा को आप पीटते हैं, पहली बार स्टेयर करते हैं रणवीर सिंह को, तो आप एक डायलॉग उसमें देते हैं, चिकना लीची वाला, वो क्या सच में डायरेक्टर ने दिया था कि आपका बिहारी पता निकला? नहीं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट थी पूरा कंप्लीट क्रेडिट जो है आदित्य दत्त का है। इज अ फंटास्टिक राइटर। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आदित्य धर ने मेरे साथ जितना शूट किया है जी, वो सब रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडिटिंग टेबल पे जाकर के चॉप हो गया। तो मतलब मुझे इस बात से बड़ी, जिसको कहा जाए कि सरप्राइज्ड होता हूं कि आदित्य धर एक ऐसे डायरेक्टर और राइटर है जो लिखते हुए अपनी फिल्म की एडिटिंग देख पाते हैं। सो लिखते हुए उन्होंने अपनी फिल्म को एडिट कर लिया है। सो उतना ही लिखा है जितना उनको रखना है, उतना ही शूट किया है जितना उनको रखना है।
So he's so precise, so meticulous. So आदित्य इज फैंटास्टिक, बहुत कुछ लर्न करने लायक है नए फिल्म मेकर को और हम जैसे एक्टर्स को भी। मैं लिखता हूँ इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आदित्य की राइटिंग से। कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ बैठ करके लिखना चाहूंगा और लर्न करना चाहूंगा कि सर। ये जो मेटिकुलस होना है सिनेमा में, क्योंकि आर्ट जो है वो स्पेसिफिक होता है, जी। सिनेमा स्पेसिफिक है। सो कैसे उतना ही लिखा जाए जो स्पेसिफिक है। तो आप देखिए इसका एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन आप देखिएगा, बहुत स्पेसिफिक। ये फिल्म पढ़ाई जाएगी, ये फिल्म एग्जाम्पल सेट करेगा, ये सिनेमा स्कूल में एक्टिंग में ये फिल्म पढ़ाई जाएगी, एडिटिंग में पढ़ाई जाएगी, ये राइटिंग में पढ़ाई जाएगी, ये सिनेमा पढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में। इट्स अ कल्ट सिनेमा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी हिट फिल्म में आपको काम करने का मौका मिला। थैंक यू। और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा करें और देश में आप नाम रोशन करें। आपका बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू Thank you. रूबी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य धर, मुकेश छाबड़ा एंड उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत Okay, sir. शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सर।